चैप्टर पे आ जाते हैं रिवीजन करने के लिए। चैप्टर नंबर 2, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चैप्टर 1 का वीडियो आपने देख लिया रहेगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो चुका रहेगा। चैप्टर 2 के 2 पार्ट है। चैप्टर 1 में हमने 5 पार्ट किए थे, चैप्टर 2 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। चैप्टर नंबर 1 था, उसमें हम लोग ने सेक्शन नंबर 1 देखा था, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एक्सटेंड। सेक्शन 2 देखा था डेफिनेशन, 3 देखा था प्रीवियस ईयर और 4 देखा था चार्जिंग सेक्शन। ये सेक्शन में 5, 6, 7, 8, 9 देखेंगे। ये रेसिडेंशियल स्टेटस पूरा सेक्शन 6 है और 5, 7, 8, 9 जो है वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का सबसे पहले सर बताओ इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए, तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे, ग्लोबल इनकम के ऊपर आपको इंडिया में क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आप ऐसे मत सोचो कि सर हम 10 लाख रुपया साल का कमाते हैं, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा मत सोचो। ऐसी कंपनी का सोचो जिसका प्रॉफिट 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए का है। ऐसी कंपनी को, अगर वो फॉरेन कंपनी है, तुम उसको इंडिया का रेजिडेंट बना देते हो, इसका मतलब क्या है? तुम पूरी उसकी दुनिया के इनकम के ऊपर, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में कितना कमा रहा है, यूएस में कितना कमा रहा है, पाकिस्तान में कितना कमा रहा है, पूरी ग्लोबल इनकम के ऊपर तुम क्या ले रहे हो? उससे टैक्स ले रहे हो। तो ये मजाक नहीं है। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए तो आप पूरी दुनिया की इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस बड़े ही ध्यान से देखा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका इंपॉर्टेंस है कि सबसे पहला स्टेप ही रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है कोई टैक्स निकालने से पहले इनकम टैक्स में। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। तो रेसिडेंशियल स्टेटस किसका निकालना होता है? तो मैंने पर्सन बताए थे, कितने पर्सन थे, तो पर्सन का ही क्या निकालना पड़ता है? रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस अलग तरीके से निकलता है, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस अलग तरीके से निकलता है, बाकी सब लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस एक तरीके से निकलता है। सबसे डिफिकल्ट, जो वन ऑफ द डिफिकल्ट निकालना है, वो इंडिविजुअल का है। कंपनी का फॉर सीए इंटर तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। क्यों नहीं है डिफिकल्टी? बिकॉज जो एक मेन कंसेप्ट होता है पोयम का, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। और ये तो बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले जो बचे हुए लोग हैं उनका हम क्या देख लेते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस देख लेते हैं। मतलब कंपनी और इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं उनका रेसिडेंशियल स्टेटस बस इतना सा है, इतना सा है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस विल डिपेंड अपॉन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बिजनेस का या तो होली पूरा का पूरा या पार्टली आधा अधूरा इंडिया में सिचुएटेड है तो आप रेजिडेंट हो। अगर पूरा का पूरा इंडिया से बाहर सिचुएटेड है तो आप नॉन रेजिडेंट हो। बड़ा ही सिंपल है। अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा का पूरा या आधा अधूरा इंडिया में सिचुएटेड है तो आप रेजिडेंट हो, पूरा का पूरा आउटसाइड है तो आप नॉन रेजिडेंट हो। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर है। फिर दूसरा आता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे देखा जाएगा? तो जो आपकी इंडियन कंपनी होगी, इंडियन कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर क्या है कि इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, साथ में जिसका प्रिंसिपल प्लेस या रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, तो वो क्या होती है? इंडियन कंपनी होती है। तो वो तो हमेशा 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 इंडिया की रेजिडेंट होगी। इंडियन कंपनी को छोड़ के जितनी भी दूसरी कंपनी है वो इंडिया की रेजिडेंट तब बनेगी जब उसका पोयम इंडिया में होगा। पोयम का मतलब क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो, सीए इंटर के लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का कंसेप्ट है ही नहीं। सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएमए इंटर के लिए है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, उसमें आपको एक लिंक दिखेगा जिससे आप क्या कर सकते हो, बड़े ही इजीली आप क्या कर सकते हो, वो कुछ समझ सकते हो। पोयम क्या होता है? लगभग 35-40 मिनट का वीडियो है जिसमें आप पोयम पूरा समझ लोगे। व्हाट इज पोयम? नॉट फॉर सीए इंटर, यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, पर सीए इंटर वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीएस एग्जीक्यूटिव सीएमए वालों को ये पढ़ना पड़ेगा और इसका रिवीजन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे क्या किया है, लिंक डाला हुआ है। इज इट ओके? तो देखो, मेन तो हो गया
सिर्फ अभी इंडिविजुअल बाकी है, उसको छोड़ के बाकी सबका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे देखा जाएगा मैंने आपको सिखा दी है। अभी जो इंडिविजुअल है वो सबसे मेन है, इंटर और एग्जीक्यूटिव लेवल पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस पे बनेंगे, तो इसी पे बनेंगे, ठीक है। देखो, इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए आपको 3 कंडीशन देखनी पड़ती है कि वो रेजिडेंट होगा या रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। सर क्या बात कर रहे हो, पहले ये बताओ। देखो, इंडिविजुअल एंड HUF, ये लोग और अदर पर्सन, ये डिफरेंस समझना जरूरी है। जितने भी इंडिविजुअल HUF को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं, अदर पर्सन है, या तो वो रेजिडेंट होंगे या वो नॉन रेजिडेंट होंगे, करेक्ट। पर जो इंडिविजुअल एंड HUF है वो या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। पर अगर वो रेजिडेंट बन जाते हैं तो उसका एक और कंडीशन देखा जाएगा जिससे पता चलेगा वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा वो बाद की बात है, पर इतना समझा। देखो, अदर पर्सन जितने भी है वो या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे, पर इंडिविजुअल एंड HUF जो है वो रेजिडेंट होंगे। तो रेजिडेंट के अंदर 2 क्लासिफिकेशन होंगे, या तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे या फिर वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। तो सबसे पहले इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए सबसे पहले सेक्शन नंबर 6(1) का बेसिक कंडीशन देखा जाता है। इससे क्या पता चलेगा, या तो वो रेजिडेंट है या तो वो नॉन रेजिडेंट है, सिर्फ इतना पता चलेगा। फिर रेजिडेंट के बाद वो R एंड OR है या R एंड NOR है, ये देखने के लिए हमें एडिशनल कंडीशन देखना पड़ेगा सेक्शन 6(6) का। तो सबसे पहले स्टेप 1 आप ये देखो, क्या जो वो पर्सन है वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे किया है। अभी 182 डेज कैसे याद रखें सर, 365 डेज होते हैं पूरे साल में, डिवाइड बाय 2 कर दो, 182.5 आ जाएंगे। तो अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है तो वो सीधा इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। समझो मैं इंडिया में 182 नहीं रहा, मैं सर 140 डेज ही रहा हूं, 180 नहीं रहा हूं। अगर स्टेप 1 सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्या करो, चेक करो स्टेप 2। इसमें आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन यह है कि आप इंडिया में 60 डेज या उससे ज्यादा क्या रहे हो, इंडिया में रहे हो। पहले 182 देख बोला, 182 नहीं हुआ तो क्या देखो, क्या 60 दिन तो रहा है? हाँ सर 60 दिन रहा है। तो देखो कि पिछले 4 साल में 365 डेज है उससे ज्यादा इंडिया में रहा है। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यहाँ पे एंड है, मतलब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए प्लस ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। सबसे पहले क्या देखो, वो 182 डेज है उससे ज्यादा इंडिया में रहा है, सर हाँ रहा है, रेजिडेंट बन जाएगा। नहीं रहा है तो क्या देखो, सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड कंडीशन में क्या है, 2 सब कंडीशन है। पहला है कि वो पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा है इंडिया में, सर हाँ रहा है। तो एक और कंडीशन देख लो कि पिछले 4 साल में 365 डेज है उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है। अगर दोनों सेटिस्फाई हो जाता है तो भी वो रेजिडेंट बन जाएगा। बट उसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इन दो केसेस में आपको सिर्फ 182 डेज वाला ही कंडीशन देखना है, आपको ये वाला कंडीशन देखना ही नहीं है 60 डेज वाला। पहला, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है या क्रू ऑफ इंडियन शिप बन के इंडिया से बाहर जा रहा है, तो क्या मान लिया जाएगा, सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन देखा जाएगा, सेकंड स्टेप देखा ही नहीं जाएगा। दूसरा है, अगर आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, या तो आप इंडियन सिटीजन हो या आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है, आप खुद सेल्फ, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में क्या हुए थे, बॉर्न हुए थे। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब आज का इंडिया, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, क्योंकि बाद में टुकड़े हुए ना, उसके पहले तो ये क्या था, इंडिया के साथ ही था। तो अगर आप, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं और आप कहाँ पे रहते हो, फॉरेन में ही रहते हो, तो आप भी क्या माने जाओगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माने जाओगे। तो या तो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर आप देखोगे तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऊपर वाले पॉइंट में नहीं है, सिर्फ नीचे वाले पॉइंट में, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंगेज है कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, और वो इंडिया में क्यों आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, तो भी आपको 182 डेज ही देखना है। यहां तक समझा?
हाँ सर, मैं वापस आपको रिवाइज कराता हूँ क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बन सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखी है ना। देखो सबसे पहले क्या देखो, 182 डेज है तो रेजिडेंट, अगर नहीं है तो क्या देखना है, क्या 60 डेज है इंडिया में, यस, क्या 365 डेज पिछले 4 साल में है, यस, तो भी क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। बट 2 ऐसे पॉइंट है जहां पे सिर्फ ये 182 डेज ही देखना है। पहला पॉइंट, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो या एम्प्लॉयमेंट के लिए या इंडियन शिप के क्रू के लिए, तो सिर्फ 182 डेज देखना है। और दूसरा क्या बोला, दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, आप या तो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया में विजिट करने आ रहे हो, तो भी आपका क्या देखा जाएगा, सिर्फ 182 डेज देखा जाएगा। ऐसे सब क्वेश्चन हम लोग ने क्लास में बहुत किए थे। एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे एमसीक्यू के रिलेटेड, रेसिडेंशियल स्टेटस के 40-50 एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं, उसमें अलग अलग टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस किए हैं जो आप देख सकते हो। करेक्ट है। तो हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पे। तो ये 2 केस में आपको 182 डेज ही देखना है। फिर पिछले साल अमेंडमेंट आया था ये सेकंड पॉइंट के एक्सेप्शन में कि या तो आप इंडियन सिटीजन हो या आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जो आप विजिट करने आ रहे हो इंडिया में। तो पहले क्या बोला था कि यहाँ पे सिर्फ 182 डेज का ही कंडीशन देखा जाएगा, सिर्फ 182 डेज देखना है। पर उसमें एक अमेंडमेंट आया था कि अगर आपका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, इंडियन सोर्स से इनकम मतलब जो इंडिया से इनकम आपने कमाया है, प्लस ऐसा बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल होता है, ऐसी इनकम आपके 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपका अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है तो भी आप रेजिडेंट बन सकते हो। भले ही 182 डेज नहीं हो रहा है, पिछले 4 साल में 365 डेज या प्रीवियस ईयर में 120 दिन, अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे इंडिया के। पर हमेशा ये वाला जो रेजिडेंट बनेगा वो आर एंड एनओआर ही बनेगा, कभी भी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन सकता, हमेशा आर एंड एनओआर बनेगा। डिस्क्रिप्शन में नीचे क्लास वगैरह के रिलेटेड भी डिटेल्स दी हुई है। ये तो रिवीजन लेक्चर है, अगर आपको इन डिटेल लेक्चर चाहिए या फिर आपके किसी फ्रेंड को चाहिए तो आप रिकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन 61A पे आते हैं। सेक्शन 61A डीम्ड रेजिडेंट, मतलब आप एक्चुअली रेजिडेंट नहीं हो पर गवर्नमेंट आपको डीम मतलब मान रही है कि आप रेजिडेंट हो। करेक्ट है। तो कब मानेगी, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, पहला कंडीशन। दूसरा, आपका इंडियन इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स 15 लाख रुपए से ज्यादा है। करेक्ट है। और आप क्या हो, आप डीम रेजिडेंट मान लिए जाओगे अगर आप पूरी दुनिया में कहीं और टैक्स नहीं भर रहे हो बाय रीजन ऑफ हिज रेसिडेंस और डोमिसाइल। इसका मतलब क्या है, अगर आपका इंडियन सोर्स, इंडियन सिटीजन हो, समझो आप दुबई में काम कर रहे हो, इंडिया में कभी आते ही नहीं हो, पर आपका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है और आप पूरी दुनिया में रेसिडेंस की वजह से कहीं पे भी टैक्स नहीं भर रहे हो, सोर्स की वजह से भर रहे हो चलेगा, वहां पे कमा रहे हो इसकी वजह से भर रहे हो चलेगा, पर रेसिडेंस की वजह से कहीं पे भी नहीं भर रहे हो, तो फिर आप क्या मान लिए जाओगे, रेजिडेंट मान लिए जाओगे। पर आप हमेशा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही रहोगे। इज इट क्लियर? तो ये जो नए 2 पॉइंट पिछले साल आए थे, डीम रेजिडेंट वाला और वो सेकंड कंडीशन में एक्सेप्शन वाला, वो हमेशा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा। तो मैंने क्या बोला, अभी इंडिविजुअल का देखो बेसिक कंडीशन पूरा खत्म हो चुका है। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होगा तो आर एंड ओ आर होगा या फिर आर एंड एन ओ आर होगा। करेक्ट है। अभी ऊपर जितना पड़ा उससे पता चल जाएगा या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अगर पता चल गया वो रेजिडेंट है तो सर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कैसे पता चलेगा? अगर उसका पिछले 10 साल में 2 साल वो इंडिया का रेजिडेंट है, पिछले 10 साल में वो अगर 2 साल क्या है इंडिया का रेजिडेंट है, तो एडिशनल कंडीशन क्या है, अगर आपके इंडिविजुअल या एचयूएफ आर एंड ओ आर या फिर आर एंड एन ओ आर कब नहीं बनेंगे? देखो बड़ा ही सिंपल है। अगर आप देखो पहले क्या बन गए, रेजिडेंट बन गए, तो अभी क्या देखना पड़ेगा, आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी बनते हो या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी बनते हो। कैसे पता चलेगा? अगर ये 2 कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दोगे तो आप क्या बन जाओगे, आर एंड ओ आर बन जाओगे। अगर दोनों में से एक या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो आप आर एंड एन ओ आर बन जाओगे। इसका इफेक्ट क्या होगा आगे देखेंगे, पर अभी क्या बनोगे वो देख लेते हैं। करेक्ट है। तो 2 कंडीशन क्या है, आप पिछले 10 साल में अगर 2 साल इंडिया के रेजिडेंट हो, प्लस पिछले 7 साल में अगर 730 दिन 730 डेज इंडिया में हो, अगर ये दोनों कंडीशन आप क्या कर देते हो, क्लिक कर देते हो, सेटिस्फाई कर देते हो, तो आप बन जाते हो आर एंड ओ आर। अगर नहीं कर पाते हो, दोनों में से एक भी या दोनों नहीं कर पाते हो, तो आर एंड एन ओ आर बन जाते हो। सर बहुत कुछ मिक्सअप हो चुका है, इतनी सारी
डेट, ये दिन वगैरह कैसे याद रखें? देखो एडिशनल जो है ना वो बड़े मार्जिन में देखा जा रहा है, या तो 10 साल या 7 साल। जो ऊपर बेसिक देखा था वो मैक्सिमम 4 साल तक ही था। करेक्ट है, तो ऐसा सोच सकते हो 4 साल के ऊपर वाली दोनों कंडीशन 10 साल और 7 साल कहाँ पे है? एडिशनल है। इज इट क्लियर? यस। तो नोट्स लिखे हैं। फिर सर ये तो समझा, चलो इंडिविजुअल के केस में तो आर एंड ओ आर एंड एन ओ आर देख लेंगे कि वो इंडिया में 730 दिन या 10 में से 2 साल रहा है। एचयूएफ के केस में कैसे पता चलेगा? अगर वो एचयूएफ का कर्ता क्या करता है, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। अगर कर्ता सेटिस्फाई कर देता है तो क्या मान लिया जाएगा? एचयूएफ आर एंड ओ आर, नहीं तो आर एंड एन ओ आर। नोट्स रिलेटिंग टू रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ये जरूरी नहीं है कि जितना दिन वो आया वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ऐसा जरूरी नहीं है 182 डेज कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है अप्रैल में 30 दिन आया, फिर जून में 30 दिन आया, फिर दिसंबर में 31 आया, जैन में 31, कैसे भी करके टोटल पूरे साल में 182 डेज होना चाहिए। जिस दिन वो इंडिया से जाता है और जिस दिन वो इंडिया में आता है, समझो वो 1 अप्रैल को आता है और 30 जून को जाता है, तो 1 अप्रैल भी ये माना जाएगा वो इंडिया में था, 30 जून भी ये माना जाएगा वो इंडिया में था। रेसिडेंशियल स्टेटस का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है, पर इसका मतलब ये जरूरी नहीं है आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए। उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इंडिया में जो स्टे है वो अगर आप वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में भी हो तो भी वो आप क्या माने जाओगे? यही माना जाएगा कि आप इंडिया में हो। टेरिटोरियल वाटर का डेफिनेशन वगैरह दिया है। और आर एंड ओ आर एंड एन ओ आर ओनली कंसिडर्ड फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। एचयूएफ के केस में कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड बाय कर्ता। यहाँ पे ऐसा लिख दो, कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड बाय कर्ता। ठीक है, तो यहां पे अपना मेजर पार्ट हो चुका है। अभी एक और पॉइंट है कि अगर इंडियन सिटीजन जो है वो फॉरेन शिप का क्रू मेंबर अगर है तो उसके केस में कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा? तो उसके लिए रूल 126 है। अभी ये क्या है? देखो समझो ये इंडिया से एक शिप निकलने वाला है, फॉरेन बाउंड शिप है, जो सबसे पहले मुंबई के पोर्ट से निकलेगा, फिर चेन्नई के पोर्ट पे जाएगा, फिर वहां से फॉरेन चला जाएगा, फिर घूम के वापस आएगा। तो कौन से दिन ये माना जाए कि आप, क्योंकि अभी ये देखो ये इंडिया का बॉर्डर है, ये यहाँ से क्रॉस हुआ, अभी ये सब डेट का रिकॉर्ड मेंटेन करना इजी नहीं है ना। तो कितना दिन वो इंडिया के बाहर रहेगा ये माना जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोविजन यहाँ पे लिख दिया है। क्या सिंपल सा प्रोविजन लिखा है कि ये वाला पीरियड, जो ये वाला पीरियड दिया हुआ है, ये आपको क्या करना है? एक्सक्लूड कर देना है कि इतने टाइम आप इंडिया में नहीं हो। तो इन दिस केस फॉलोइंग पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड। इट विल बी प्रिज्यूम दैट इन दिस पीरियड आप क्या थे? इंडिया से बाहर थे। समझो ये पीरियड है 1 अप्रैल 21 से लेके 31 दिसंबर 21। तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि अज्यूम कर लिया जाएगा ये पीरियड आप इंडिया में नहीं थे। तो सर ये पीरियड कब से स्टार्ट होगा? जब आप शिप का ज्वाइनिंग करते हो और कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें आपका डेट लिखा जाएगा, वो डेट से ये पीरियड स्टार्ट होगा। और कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जब साइनिंग ऑफ का डेट रहेगा वो दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब इतने पीरियड आप माने जाओगे आप इंडिया में नहीं हो। क्वेश्चन में ये डेट दिए रहेंगे। यहाँ पे नीचे लिखा है डोंट जस्ट रीड प्रोविजन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पीडीएफ। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, वो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या कर लिया है? रेसिडेंशियल स्टेटस पूरा खत्म कर लिया है। अब हम आते हैं आगे अपने स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो कि पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 है। करेक्ट। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में देखो ये मतलब समझो क्या है। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम का मतलब बड़ा ही सिंपल होता है। सबसे पहले क्या करो? रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो, जो ऊपर निकाल दिया। उसके बाद क्या करो? पांचों हेड का क्लासिफिकेशन कंप्यूटेशन करो, सेट ऑफ क्लबिंग करो, जीटीआई आ जाएगा, उसमें से डिडक्शन लेस करो, टोटल इनकम आ जाएगा। तो टोटल इनकम का हम क्या सीख रहे हैं? स्कोप क्या है, मतलब टोटल इनकम का कहाँ तक इनकम टैक्स में एप्लीकेबिलिटी है, क्या टोटल इनकम बेसिकली। करेक्ट है। तो सेक्शन नंबर 245 में बोला हुआ है टोटल स्कोप क्या है टोटल इनकम का, तो वो बोलता है सेक्शन 5 में जाके ढूंढो। तो सेक्शन 5 में हम लोग आ गए। सेक्शन 5 बोलता है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स विल बी डिपेंड अपॉन अ रेसिडेंशियल स्टेटस। एक तो रेसिडेंशियल स्टेटस से पता चलेगा कि किसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, और दूसरा स्कोप ऑफ टोटल इनकम से पता चलेगा। और ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनसे पता चलेगा। सबसे पहले कि रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाते हो तो पूरी दुनिया की इनकम के ऊपर टैक्स दोगे। अगर आप सिर्फ
वो फॉरेनर हो तो इंडिया से जितनी इनकम कमाओगे उसके ऊपर टैक्स दोगे। सेकेंड बात करेंगे कि प्लेस क्या है आपके रिसिप्ट का, इंडिया से कमा रहे हो, फॉरेन से कमा रहे हो। तीसरा, कौन से टाइम पे कमा रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सर याद कैसे रखे, रेसिडेंशियल स्टेटस तो याद रह जाएगा, जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई होता है तो प्लेस ऑफ एक्रूवल टाइम ऑफ सप्लाई होता है, तो टाइम जब रिसिप्ट हुआ है इनकम, करेक्ट है। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या बोला, अगर आप रेजिडेंट बन जाते हो, रेजिडेंट में क्लासिफिकेशन है आर एंड ओ आर वगैरह, पर बेसिक इतना समझो कि रेजिडेंट बन जाते हो तो ग्लोबल इनकम के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। समझो सर मैं रेजिडेंट नहीं बना तो इंडियन इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो सर इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है, 4 इनकम होता है। पहला, इनकम रिसीव इन इंडिया। दूसरा, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया। थर्ड, इनकम एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। और चौथा, इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। करेक्ट है। ये 4 इनकम इंडियन इनकम मानी जाती है। यहां पे देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनकम रिसीव इन इंडिया, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, इनकम एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। यहां पे ये तीनों लोग क्या करेंगे, टैक्स भरेंगे। चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, चाहे आप RNOR हो, सबको इधर ये फेज में तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ये टेबल पे आने से पहले मतलब समझ लेते हैं इनकम रिसीव का मतलब क्या होता है। तो इनकम रिसीव का मतलब होता है एक्चुअल जब रिसिप्ट होता है उसको क्या बोला जाएगा, इनकम रिसिप्ट बोला जाएगा। जैसे आपने सैलरी बेसिकली जॉब किया कहीं पे 1 महीना, आपको पैसा मिला, ये आपका क्या है, इनकम रिसीव है। आपने बिजनेस किया, आपको प्रॉफिट मिला, आपका इनकम रिसीव है। आपने घर बेचा, कैपिटल गेन का इनकम हुआ, आपका इनकम रिसीव है। वेदर एक्चुअल और डीम रिसीव भी इसमें आ जाएगा और एक्चुअल पैसा मिला है तो वो भी आ जाएगा। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है जो कि आपको मल्टीपल जितना हो सकता है उतना स्टार लगा दो यहाँ पे भैया। क्यों स्टार लगाना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। फर्स्ट ओकेजन में कहां पे इनकम मिलता है वही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आएगा, एडजस्टमेंट अभी बोल देता हूं आएगा। समझो कोई इनकम मैंने कनाडा में कमाया, कनाडा से मैंने बाद में क्या किया, इंडिया में रेमिट कर दिया अपने फैमिली की तरफ, तो ये इनकम रिसीव इन इंडिया माना जाएगा? नहीं, ये इनकम रिसीव इन कनाडा माना जाएगा जो कि बाद में इंडिया में आपने रेमिट किया है। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ओकेजन में इनकम कहां रिसिप्ट हुआ है उसको ही इज्जत दिया है इनकम टैक्स में, रेमिटेंस को या ट्रांसमिशन को इज्जत नहीं दिया है। समझो मेरे को फर्स्ट टाइम इनकम इंडिया में मिला, फिर मैं उसको रेमिट कर देता हूं कनाडा में, तो वो इनकम रिसीव इन इंडिया माना जाएगा। तो रिसिप्ट ऑफ इनकम रिफर्स ओनली फर्स्ट ओकेजन व्हेन इनकम रिसीव, रेमिटेंस or transmission of that amount from one place to another does not constitute the receipt in hand of subsequent recipient। जो सेकंड रिसिपिएंट होगा उसके हाथ में वो क्या नहीं माना जाएगा, रिसिप्ट नहीं माना जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह जो भी जहां पे भी दिखे मॉड्यूल RTP क्लास में कराए थे, अच्छे से कराए थे, जितने भी पॉइंट कवर हो सकते हैं सब, 1-2 क्वेश्चन मुझे याद है जहां पे हम लोग ने कवर किए हैं। तो ये पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये तो हो गया इनकम रिसीव। दूसरा है इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया। डीम्ड का मतलब क्या है, एक्चुअल रिसिप्ट नहीं हुआ है पर मान लेंगे कि क्या हो चुका है, रिसिप्ट हो चुका है। तो सर ऐसे कैसे, एक्चुअल नहीं हुआ है मानेंगे कैसे? इनकम टैक्स ने सेक्शन नंबर 7 में दिया हुआ है कि ये 3 इनकम जो है वो एक्चुअल इनकम अभी नहीं है आपकी, पर मान लो कि ये इनकम है। सबसे पहले अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो इन एक्सेस ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, सैलरी टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, हाँ सर, उसमें अगर सैलरी से 12% से ज़्यादा क्या कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, या उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो 9.5% से ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है, तो एक्सेस वाला जितना भी पोर्शन है वो क्या मान लिया जाएगा, वो आपका इनकम मान लिया जाएगा। भले ही मिलेगा कब, जब वो PF का पैसा आएगा, पर फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो आज ही आपका क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा। ये सेक्शन 7 का पहला पॉइंट है। करेक्ट है, करेक्ट है।
करेक्ट है, हाँ जी। आरपीएफ का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मतलब ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज किया है। सेकंड, कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है या कोई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके लिए 80CCD में। 80CCD क्या होता है? न्यू पेंशन स्कीम, जो कि आपका अटल पेंशन योजना, उसमें अगर आपका कोई एम्प्लॉयर भले ही गवर्नमेंट है या कोई भी है, अगर आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है, मिलेगा कब? जब आप रिटायर हो गए, पर आज ही आपका इनकम मान लिया जाएगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा, अगर आप ट्रांसफर करते हो अमाउंट यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर आरपीएफ में, करेक्ट है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और सिर्फ उसका इंटरेस्ट आपका इनकम मान लिया जाएगा। मिलेगा कब? जब पीएफ का पैसा आएगा, पर टैक्स आज ही देना पड़ेगा। देयर आर अदर पॉइंट ऑफ डीम टू रिसीव इन इंडिया, जो कि सेक्शन 7 में नहीं दिया, पर कॉमन सेंस से पता चलता है कि कोई टीडीएस का पैसा हो गया, क्लबिंग का पैसा हो गया, डिविडेंड हो गया, या अमाउंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड मनी इन्वेस्टमेंट, वो चैप्टर 1 में सेक्शन 68 से लेकर 69D तक करे थे ना, वो सब। यहां तक क्लियर है? रिवीजन करा रहा हूं, मतलब रिवीजन हो रहा है, कुछ नई चीजें समझ भी रहेगी, वो मैं उम्मीद करता हूं इन डिटेल यहाँ पे फटाफट करा रहा हूं, ताकि कम से कम टाइम में आपका क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो सके। फिर पार्ट नंबर 3 पे आते हैं, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। ये क्या है सर, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया? रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? जब आपको पैसा मिल गया। एक्रू या अराइज का मतलब क्या होता है? जब आपका राइट एस्टेब्लिश हो गया, राइट टू रिसीव पेमेंट, आपका राइट एस्टेब्लिश हो जाता है अगर वो पेमेंट को रिसीव करने का, तो उसको एक्रू बोला जाता है। सर समझा नहीं, थोड़ा सा वापस समझाता हूँ ना, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। समझो आपने जॉब किया 20 दिन, पेमेंट कब मिलेगा? 30 डेज के बाद मिलेगा। पर क्या ये 20 दिन का पैसा लेने का भी आपका हक बना है? बिल्कुल सर, मेरा ही पैसा है, हक है, बिल्कुल, क्यों नहीं है, मेरा ही तो पैसा है, ऑब्वियस सी बात है, लूंगा मैं। ये क्या हुआ है? आपका राइट एस्टैब्लिश हो चुका है। सेकंड एग्जांपल, आपको इंटरेस्ट समझो क्वार्टरली मिलता है, 3 महीने में मिलता है एफडी वगैरह पे, पर 1 महीना खत्म होगा तो क्या 1 महीने का इंटरेस्ट लेने का आपका हक बन जाता है, आपका राइट एस्टैब्लिश हो जाता है, भले ही मिलेगा 3 महीने के बाद? बिल्कुल हाँ। तो वो इनकम भी क्या होगा? इंडिया में टैक्सेबल होगा। अगर वो एक्रू और अराइज कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। एक्रू रिफर्स टू राइट टू रिसीव पेमेंट, वाइल ड्यू रिफर्स टू राइट टू एनफोर्स द पेमेंट, एग्जांपल सैलरी एंड इंटरेस्ट। वंस इनकम टैक्स हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल, इट विल नॉट बी चार्ज एज अ रिसिप्ट ऑन द फ्यूचर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। एक बार आपका एक्रूअल बेसिस पे हो गया तो बाद में रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, 2 बार थोड़ी टैक्स लगाना है। तो देखो अभी तक अपन ने सेक्शन कितने कर दिए हैं? सेक्शन नंबर 1 कर दिया है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट 2 कर दिया है, डेफिनेशन 3 कर दिया है, प्रीवियस ईयर 4था चार्जिंग सेक्शन, 5वां स्कोप ऑफ टोटल इनकम जिसमें ये सब लिखा है क्या कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, 6 रेसिडेंशियल स्टेटस, 7 आपका इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, सेक्शन 8 आपको करना ही नहीं है, इंटरिम डिविडेंड अपने मॉड्यूल सिलेबस में नहीं है। सेक्शन 9 अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। देखो जहां जहां पे ये वर्ड डीम लिखा रहेगा ना, वहां वहां पे इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा कि डीम करना क्या है। मानने को बोल रहे हो तो क्या मानना है वो भी तो बता दो। डीम टू एक्रू एंड अराइज बोला है ना, तो क्या मानना है वो बताओ। तो यहां पे लिखा है कि 8 क्लॉज दिए हैं। सेक्शन 9(1) 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ऐसे करके 8 क्लॉज है। ये 8 क्लॉज में एक्चुअली इनकम एक्रू एंड अराइज इंडिया में नहीं हुआ है। गवर्नमेंट भी बोल रही है, हम भी मानते हैं नहीं हुआ है, बट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, आपको क्या माना जाएगा? वो इंडिया में माना जाएगा और इंडिया में टैक्स लगेगा। तो चलो हम क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जाने से पहले एक चीज समझो जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो इनकम टैक्स क्या है पहले वो समझो। इनकम टैक्स सर एक लॉ है। ये लॉ क्यों बनाया है? गवर्नमेंट ने टैक्स लेने के लिए बनाया है। टैक्स किसके ऊपर लेंगे? टोटल इनकम के ऊपर लेंगे। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, हम जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा टोटल इनकम का स्कोप रखेंगे। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टैक्स मिल सके उतना ज्यादा बेटर है।
सिंपल है, बट वो क्या होगा, वो कोई लॉजिक के साथ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले इनकम रिसीव इन इंडिया तो सबसे टैक्स लेंगे, इनकम एक्रू एंड अराइज इन इंडिया भी सबसे टैक्स लेंगे। पर गवर्नमेंट को लगा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं अभी आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, ये जो क्लॉजेस पढ़ाऊंगा उसमें वो एक्चुअली इनकम इंडिया से ही रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अभी हम इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज भी रखेंगे, ये सब चीजें क्या होगी, डीम टू एक्रू एंड अराइज होगी और इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो सबसे पहले क्लॉज 1 एक्चुअली मैंने नीचे दिया हुआ है अपने नोट्स में, उसका रीजन था क्लास में बताया था, फटाफट करते हैं। क्लॉज 1 सेक्शन 911 जो कि क्या बोलता है, ये फॉलोइंग सिचुएशन में इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज हो जाएगा। 911 के क्लॉज सब क्लॉज है 4 ABCD। सबसे पहला है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अगर आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाता है तो आपको वो इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉपर्टी इंडिया में है और उसके रिलेशन से कोई इनकम आता है, जैसे मैं हमेशा US में ही रहता हूँ पर मेरा इंडिया में घर है, वहां से मुझे क्या मिलता है, रेंट मिलता है, तो मुझे इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। या फिर कोई और एसेट या सोर्स ऑफ इनकम से इनकम आता है, जैसे मेरा कोई प्लांट एंड मशीनरी है, मैंने रेंट पे दिया है, या कोई आप इंडिया में कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हो, जैसे घर वगैरह बेच देते हो, उससे इनकम आता है तो उसके ऊपर भी इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। ये इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज हो जाएगा। करेक्ट है, हाँ जी सर। फिर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया का मतलब क्या होता है, बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो आप किससे करते हो, एजेंट से करते हो, जो आपके लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वो आपका बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। मतलब बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए थ्रू रेजिडेंट एजेंट होना चाहिए। एजेंट कौन होगा, एक ऐसा आदमी जिसके पास अथॉरिटी है किस चीज का, हैबिचुअली एक्सरसाइज, मतलब कभी कभार नहीं, रोज रोज उसका यही काम है। क्या काम है, कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट करने का या फिर प्रिंसिपल रोल प्ले करने का इन कंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। समझो डोनाल्ड ट्रंप एक फॉरेन में बैठा है, उसका इंडिया में कब बनेगा बिजनेस कनेक्शन, अगर उसका कोई इंडिया में रेजिडेंट एजेंट है जो हैबिचुअली क्या काम करता है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट का क्या करता है, कंक्लूजन करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, या फिर वो खुद साइन नहीं करता, वो प्रिंसिपल रोल प्ले करता है इन कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बेसिकली। चलो सर ये भी नहीं है तो और दूसरा क्या, अगर उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन की, तो अगर वो हैबिचुअली स्टॉक भी इंडिया में उसके लिए मेंटेन करके उसको डिलीवर कर देता है तो भी वो क्या माना जाएगा, तो भी वो एजेंट माना जाएगा और बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। चलो सर वो भी पावर नहीं है, तो अगर वो हैबिचुअली ऑर्डर भी सिक्योर करता है, किसके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए, तो भी आपका क्या बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा। फर्दर ये इंपॉर्टेंट है, समझो मिस्टर SR के फॉरेन का जॉन सीना उसके लिए क्या करता है, एक्टिंग करता है, सिक्योर ऑर्डर करता है, तो जॉन सीना और X यानी जॉन सीना, A यानी SR के, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। क्या 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 मिस्टर A का मतलब SR के का फॉरेनर, कोई एक और ले लो, कौन लोगे, कोई भी ले लो, फेमस कौन है फॉरेनर, डोनाल्ड ट्रंप ले लो, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी क्या बन जाएगा, बिजनेस कनेक्शन बनेगा क्या, हाँ सर बन जाएगा। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो बन जाएगा। पहले मैंने क्या बोला, SR के अगर जॉन सीना के साथ क्या करता है, उसका ऑर्डर सिक्योर करता है, तो जॉन सीना का और SR के का क्या बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा, तो जो जॉन सीना है उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। तो क्या SR के का मिस्टर Y यानी डोनाल्ड ट्रंप से भी क्या होगा, बिजनेस कनेक्शन बनेगा, हाँ बनेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन है अगर जॉन सीना डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करता है, दूसरी कंडीशन है डोनाल्ड ट्रंप जॉन सीना को कंट्रोल करता है, तीसरी कंडीशन क्या है, कोई एक थर्ड पर्सन है जिसका नाम है, समझो कोई भी है, बराक ओबामा है, वो इन दोनों को कंट्रोल करता है, तो भी सेम सिचुएशन पे क्या बन जाएगा, बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। यहाँ पे फिर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, क्या लिखी है, जो एजेंट है वो इंडिपेंडेंट स्टेटस का नहीं होना चाहिए। एजेंट जो है वो उसके लिए होली या मेनली काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोड पे एजेंट घूम रहे जो सबके लिए काम कर रहे हैं, वो नहीं, आपका डेडिकेटेड हैबिचुअली काम करना चाहिए, तो ही आपका बिजनेस कनेक्शन बनेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी। फिर ये 5 केसेस में, ये जो नीचे 5 केस लिखे हुए हैं, इसमें कभी भी बिजनेस कनेक्शन बन ही नहीं सकता। ये 5 जो केस है 911 2 3 4 5 जो 5 केस है, इसमें कभी बिजनेस कनेक्शन बन ही नहीं सकता। पहला केस, अगर पूरे के पूरे ऑल ऑपरेशन इंडिया में कैरिड आउट नहीं हो रहे, तो देखो जितने इंडिया में कैरी आउट होंगे उतना इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा, जितने नहीं हो रहे उतना नहीं बनेगा, नीचे वही लिखा है। अगर आप इंडिया में गुड्स क्या करते हो, ये इंडिया है,
ये कोई फॉरेन का कंट्री है, ये भी कोई फॉरेन का कंट्री है। आप इंडिया में गुड्स क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, परचेज करते हो और फिर सीधा क्या कर देते हो, बाहर एक्सपोर्ट कर देते हो। मतलब इंडिया से सिर्फ गुड्स परचेज करके क्या कर रहे हो, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो केस में भी आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। आप फॉरेनर हो, आप इंडिया में न्यूज़ लेने आए हो या व्यूज़ लेने आए हो, जैसे चैनल्स वगैरह पे लेते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज़ आउट ऑफ इंडिया, तो वो केस में भी आपका क्या नहीं बनेगा, बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा, प्रोवाइडेड आप न्यूज़ एजेंसी वगैरह का काम कर रहे हो। चौथा, अगर आप सिनेमाटोग्राफिक फिल्म का शूटिंग करने आ रहे हो तो आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा, प्रोवाइडेड आप क्या होने चाहिए, नॉन रेजिडेंट प्लस नॉन सिटीजन होने चाहिए। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उसके सब पार्टनर नॉन रेजिडेंट प्लस नॉन सिटीजन होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी है तो सब शेयर होल्डर, नॉट डायरेक्टर, सब शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट प्लस नॉन सिटीजन होने चाहिए। पांचवा क्या है, अगर कोई फॉरेन कंपनी, एफसी यानी क्या है, फॉरेन कंपनी एंगेज है माइनिंग ऑफ डायमंड, नो इनकम शाल बी डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। मतलब बिजनेस कनेक्शन बनेगा ही नहीं थ्रू और फ्रॉम एक्टिविटी विच आर कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ अनकट और अनअसर्टेड डायमंड इन एरिया नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या है, बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है। डायमंड के केस में मैंने क्लास में पूरा 15-20-25 मिनट का भाषण दिया था इसके ऊपर, जो कि समझना ज़रूरी था। गवर्नमेंट बेसिकली ये चाहता है कि ये चीज़ में रिस्क बहुत रहता है, तो आप आके इंडिया में डिस्प्ले कर सकते हो, जिसको लेना है वो आपको ऑर्डर दे देगा। फॉरेन में डायमंड बेसिकली माइन होता है, तो वो इंडिया में आके बहुत सारे नोटिफाइड एरिया है, वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जिसको खरीदना है वो। तो वो केस में हम ये नहीं मानेंगे कि आपका क्या हो गया, बिजनेस कनेक्शन बन गया और टैक्स तो करेक्ट है, पर सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए है, सिर्फ कंपनी के लिए है, इंडिविजुअल वगैरह के लिए नहीं है ये। तो ये 5 पॉइंट हो गए। एक बिजनेस कनेक्शन में क्या है, छोटा सा अमेंडमेंट है जो लास्ट में देखेंगे, ये लेक्चर खत्म होगा उससे पहले देखेंगे, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा कुछ महान नहीं है, वो लिख लेना है आपको। तो ये क्लॉज 1 हो गया जो कि सबसे बड़ा क्लॉज था, करेक्ट। अभी क्लॉज 2 पे आते हैं ऊपर। देखो क्लॉज फर्स्ट क्लॉज किसके ऊपर था, बहुत सारी चीजें थी उसमें। क्लॉज 2 क्लॉज 3 सैलरी के ऊपर है। इनकम फ्रॉम सैलरी अर्नड इन इंडिया, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्नड इन इंडिया, सैलरी पेएबल फॉर सर्विस रेंडर इन इंडिया वुड बी ट्रीटेड एज अर्न इन इंडिया। मतलब समझो सुंदर पिचाई कोई गूगल का सीईओ है, वो इंडिया में आता है और सर्विस क्या करता है, रेंडर करता है गूगल के लिए। तो भले ही सैलरी उसको, वो फॉरेनर है, यूएस में रहता है, सैलरी भी उसके यूएस के अकाउंट में आती है, वो चला भी जाता है यूएस वापस, वो इंडिया का रेजिडेंट भी नहीं है, पर उसने सर्विस अगर इंडिया में रेंडर किया है तो उसका टैक्स इंडिया में भरना पड़ेगा, करेक्ट है। फर्दर सैलरी फॉर लीव और रेस्ट पीरियड, वो उसको जो छुट्टी का जो सैलरी मिल रहा है, अगर लीव या रेस्ट पीरियड वो है जब वो इंडिया में सर्विस रेंडर कर रहा था, तो उसका भी उसको इंडिया में क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा वो दूसरी बात है, पर वो इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। दैट मीन्स इवन इफ सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया बट इफ सर्विसेज रेंडर्ड विद इन इंडिया देन इट विल बी एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, करेक्ट है। क्लॉज 3 पे आते हैं। अगर समझो इंडिया का कोई, देखो इंडिया में बहुत सारे आपने देखे रहेंगे या सुने तो रहेंगे कि हर एक कंट्री का ऑफिस रहता है डिप्लोमेट्स का, वैसा हर एक कंट्री में इंडिया के ऑफिसेस भी होंगे। हाँ जी सर बिल्कुल होंगे। तो वहाँ पे इंडिया के बंदे लोग काम भी करते रहेंगे। अब बिल्कुल सर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगा, सैलरी देगा। हाँ सर सैलरी देगा, उसके बारे में ये बात हो रही है। इनकम फ्रॉम सैलरी पेएबल बाय गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, अगर सैलरी गवर्नमेंट दे रहा है टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, तो ये क्या मान लिया जाएगा, डीम टू एक्रू एंड अराइज मान लिया जाएगा। टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा वो नहीं पता, पर माना क्या जाएगा कि ये इंडिया में डीम टू एक्रू एंड अराइज हो रहा है। और सेक्शन 10(7) के तहत अलावेंस और परक्यूजिट्स जो आप दोगे वो क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे। मॉड्यूल में एक छोटा सा क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो आप कर सकते हो। क्लॉज 4 बात करता है डिविडेंड के ऊपर। अगर कोई इंडियन कंपनी जो है इंडिया के बाहर डिविडेंड देती है तो वो भी डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। भले ही फॉरेनर को डिविडेंड मिल रहा है, पर क्या माना जाएगा, मिल किससे रहा है, इंडियन कंपनी से मिल रहा है, तो वो डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा और वो नॉर्मल टैक्स रेट से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लॉज कराने वाला हूं सेक्शन 9(1) का 5 क्लॉज, 6 क्लॉज और 7th क्लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल का अगर आप मैराथन, मैं खुद स्लो हो जाऊंगा ये पढ़ाते टाइम, पिछले साल का अगर आप मेरा मैराथन देखोगे तो मैंने वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छे से बोला था और वो एग्ज़ाम में आया था। पर बहुत सारे स्टूडेंट ये क्यों एज्यूम कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से उन्होंने देखा था ऐसा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
बाद में ऐसा बोल भी रहे थे, जबकि मैराथन में ऐसा साफ साफ बोला था, क्योंकि ये ट्रिकी प्रोविजन है थोड़ा। जब पेपर इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा हाई लेवल का करना होगा, ऐसे सब प्रोविजन पूछे जाएंगे। बेसिकली इसमें 2 पॉइंट है, एक्ट में देखोगे तो 3 पॉइंट है, पर 3 में से 2 एकदम सेम है तो एक साथ कर दिए हैं और एक अलग है, मतलब 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, समझो या तो इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया का रेजिडेंट, जो कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी इंडिया का रेजिडेंट भी है, करेक्ट है। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, ये फॉरेनर है, नॉन रेजिडेंट है, उससे क्या करती है, फंड लेती है, मतलब पैसा लेती है, और उसको क्या देगी, लोन पे पैसा लेगी तो इंटरेस्ट देगी। तो ये इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, फॉरेनर को मिल रहा है। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं, ये फॉरेनर को उसकी बात हो रही है। तो टैक्स लगेगा। टैक्स कब लगेगा, यूटिलाइजेशन, ये जो पैसा है, ये फंड है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है उसके ऊपर देखा जाएगा कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर ये फंड इंडिया में यूज हो रहा है, यूटिलाइज विद इन इंडिया हो रहा है, तो ये इंटरेस्ट जो है ये फॉरेनर को इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा इसके ऊपर। अगर ये पैसा इंडिया में यूटिलाइज नहीं हो रहा है, कहीं फॉरेन में हो रहा है, तो ये जो अमाउंट है इंटरेस्ट का, ये नॉन रेजिडेंट को इंडिया में टैक्स भरने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। यूटिलाइजेशन देखना है बस, और कुछ नहीं देखना। अगर इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन रेजिडेंट क्या करता है, फॉरेन से कोई फंड लेते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो हमें क्या देखना है, ये नॉन रेजिडेंट को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्स भरेगा कि नहीं इंडिया में। तो टैक्स तभी भरेगा अगर वो यूटिलाइज हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट इंडिया में नहीं हुआ है तो नहीं भरेगा। दूसरा एग्जांपल, एक नॉन रेजिडेंट है मिस्टर बीन, दूसरा नॉन रेजिडेंट है जॉन सीना। एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट से पैसा लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो क्या टैक्स लगेगा। आप बोलोगे सर इंडिया की गवर्नमेंट कोई शक्तिमान है क्या, भाई कहीं पे भी टैक्स थोड़ी लगा सकती है, बिल्कुल नहीं लगा सकती। पर एक ही केस में इंटरेस्ट ये टैक्सेबल होगा, ये जॉन सीना के हाथ में, अगर ये जो फंड है वो इंडिया में यूज हुआ है, इंडिया में यूज हुआ है फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए अगर ये फंड इंडिया में यूज हुआ है तो क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा इफ इट इज यूज इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, करेक्ट है। तो पहले पॉइंट में कोई भी काम के लिए यूज होगा तो चलेगा, क्योंकि इंडियन ने लोन लिया था। दूसरे केस में सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए होगा तो टैक्स लगेगा। ये ऊपर क्या लिखा है, ऊपर वही जो अभी मैंने समझाया उसका कानूनी फॉर्म में लिखा है। पहला पॉइंट गवर्नमेंट है, दूसरा पॉइंट रेजिडेंट वाला पर्सन है, तीसरा नॉन रेजिडेंट है। समझा, पीछे एक बार वापस जाके सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉयल्टी की बात करें तो देखो, रॉयल्टी में जो पहला पॉइंट था ना गवर्नमेंट वाला, वो तो एज इट इज सेम है, जो ऊपर था वो यहाँ पे भी है। दूसरे पॉइंट में जो अगर नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट से क्या लेता है, समझो कोई टेक्निकल नो हाउ लेता है, और वो टेक्निकल नो हाउ के सामने क्या पे करता है, रॉयल्टी पे करता है, तो ये रॉयल्टी ये दूसरे नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा। हाँ होगा, अगर ये जो टेक्निकल नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कुछ भी है, अगर ये इंडिया में यूज हुआ है, पर यहाँ पे ये नहीं लिखा कि सिर्फ बिजनेस के लिए यूज हुआ है, किसी भी पर्पज के लिए इंडिया में अगर ये यूज हो चुका है तो क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट पे, रॉयल्टी पे लेंडर को टैक्स भरना पड़ेगा। Taxability of royalty will depend upon utilization of know-how if it is used in India for purpose of business and profession or any other source। ऊपर क्या लिखा था सेकंड नॉन रेजिडेंट वाले पॉइंट में, इंटरेस्ट में, कि सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए होना चाहिए, पर रॉयल्टी में कोई भी चलेगा। तो यहां पे देखो 915 हो गया, 916 हो गया, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, 917 भी हो गया। सर कहाँ कराया, सेम प्रोविजन जो रॉयल्टी के है वो सेम टू सेम प्रोविजन फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के भी है। इज इट ओके? यस सर। फिर नीचे एक एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9 लिखा है। क्या एक्सप्लेनेशन लिखा है कि ये फर्क नहीं पड़ता नॉन रेजिडेंट का रेसिडेंस कहाँ पे है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, बिजनेस कनेक्शन कहाँ पे, ये फर्क नहीं पड़ता वो सर्विसेज कहाँ पे दे रहा है, ये फर्क नहीं पड़ता है सर्विस, फर्क क्या पड़ता है, सिर्फ यही फर्क पड़ता है कि सर्विस यूटिलाइज कहाँ हुआ है, इंटरेस्ट के केस में, रॉयल्टी के केस में, एफटीएस के केस में। करेक्ट है। तो 7 क्लॉज हो चुके हैं, बस अभी लास्ट क्लॉज देख लेते हैं। सेक्शन 56 to 10 होता है, पता है, गिफ्ट वाला।
हाँ सर, गिफ्ट वाला होता है कि अगर आप किसी को 50,000 रुपये से ज़्यादा गिफ्ट देते हो तो वो टैक्सेबल होता है। वही सेम प्रोविज़न फॉरेनर केस में भी एप्लीकेबल कर दिया है। अगर आप नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी के हाथ में देते हो तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग एनी सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन बाय रेजिडेंट पर्सन, एक रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को दे रहा है, वुड बी डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया इफ सेम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 56(2)(10)। अगर वो इंडिया में टैक्सेबल होगा तो वो केस में भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा 9 सेक्शन अच्छे से हम लोग ने कर लिया है क्या कवर। एक छोटा सा अमेंडमेंट है, वो इसके बाद आपको फाइल मिलेगी, वीडियो में तो कंटिन्यू होगा, उसमें हो जाएगा। तो देखो, सेक्शन नंबर 1 हो गया शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। 2 हो गया डेफिनेशन। 3 हो गया आपका प्रीवियस ईयर। 4 हो गया चार्जिंग सेक्शन। 5 हो गया स्कोप ऑफ टोटल इनकम। 6 हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस। 7 हो गया इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया। 8 जो है वो आपको एप्लीकेबल नहीं है, इंटरिम डिविडेंड। 9 जो है वो इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, जिसमें 8 सब क्लॉज है। पहला बिजनेस कनेक्शन, प्रॉपर्टी और सेल ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा सैलरी, तीसरा सैलरी, चौथा डिविडेंड, पांचवा इंटरेस्ट, 6th रॉयल्टी, 7th FTS और 8th गिफ्ट। यह ऐसा करके 8 आपके क्या है, सब क्लॉज है सेक्शन 9 में। अभी जो सेक्शन 10 है वो अगले लेक्चर, मतलब आगे कंटिन्यू या अगले लेक्चर जो भी होगा उसमें चैप्टर 3 का आपको क्या मिल जाएगा, रिवीजन मिल जाएगा। वो पूरा सेक्शन 10 और सेक्शन 10AA के ऊपर ही क्या है, डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? सो गला भी थोड़ा सूख गया है, पानी पी लेता हूँ। और भाई इतना मेहनत लगता है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए कि इतना इन डिटेल रिवीजन आपको क्या मिल रहा है, एक साथ मिल रहा है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो अभी जो आगे, अभी आपको क्या करना है, ये लेक्चर पूरा देख लिया, उसको मल्टीपल टाइम तो देखना ही है। क्वेश्चन साथ में ही खत्म करो, क्वेश्चन साथ में खत्म करो, क्वेश्चन साथ में खत्म करो। और अगर आपको इन डिटेल लेक्चर्स चाहिए या आपके किसी फ्रेंड को चाहिए तो आप जस्ट इतना मेरी हेल्प कर सकते हो कि उनको सजेस्ट कर सकते हो, ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए कंटेंट लाता रहूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आगे अभी वो अमेंडमेंट वाला पार्ट देख लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 में क्या अमेंडमेंट है। उससे पहले उसका कंटेक्स्ट समझो, ये अमेंडमेंट आया क्यों, ताकि आप उसको क्या कर पाओगे, अप्रिशिएट कर पाओगे थोड़ा सा। अमेंडमेंट बस 2 मिनट में मैं आपको समझा सकता हूं, पर मैं 5 मिनट का टाइम लूंगा ताकि आप उसको समझ सको और उसकी रिस्पेक्ट कर सको, आपको अच्छे से क्लैरिटी आए। चैप्टर 2 ऑफ इनकम टैक्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था रेसिडेंशियल स्टेटस और दूसरा पार्ट था स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस में नो अमेंडमेंट, कोई टेंशन की बात नहीं है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव इन इंडिया, income deemed to be received in India, income accrue and arise in India, चौथा income deemed to accrue and arise in India। करेक्ट है। ये जो 4 इनकम है, ये हर एक असेसी के लिए क्या होता था, टैक्सेबल होता था, भले ही नॉन रेजिडेंट हो रेजिडेंट हो। ये 4 इनकम तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, जिसका हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था। रिसीव का मतलब क्या है अभी मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा। डीम टू रिसीव सेक्शन नंबर 7 में लिखा हुआ है। एक्रू एंड अराइज का मतलब क्या होता है, इन डिटेल अभी जाके कोई फायदा नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया कहां लिखा था सर, सेक्शन नंबर 9 में लिखा था। सेक्शन नंबर 9 में इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया का क्या लिखा था, मतलब लिखा था। तो अभी हमें क्या करना है, वो मतलब समझना है। तो सेक्शन नंबर 9 में 191 में 8 सब क्लॉज थे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
फर्स्ट था बिजनेस कनेक्शन, सेकंड था सैलरी के रिलेटेड, थर्ड था सैलरी के रिलेटेड, चौथा था डिविडेंड के रिलेटेड, पांचवा था इंटरेस्ट, छठा था रॉयल्टी, सातवां था फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और आठवां था आपका गिफ्ट के रिलेटेड। ये वाली इनकम एक्चुअली इंडिया में एक्रू एंड अराइज नहीं हुई है, पर फिर भी हम क्या मानेंगे कि ये इनकम क्या हो गई है, इंडिया में एक्रू एंड अराइज हो चुकी है, और जब इंडिया में एक्रू एंड अराइज हो चुकी है तो हम उसके ऊपर टैक्स लेंगे। तो अमेंडमेंट बड़ा ही एक लाइन का है। जो बिजनेस कनेक्शन वाला पॉइंट था ना, बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है, आप फॉरेनर हो, एग्जांपल याद करो डोनाल्ड ट्रंप हो, आपने इंडिया में कोई एजेंट बैठा लिया है जो आपके बिहाफ पे क्या करता है, काम करता है, तो आपका डोनाल्ड ट्रंप का और इसका क्या है, बिजनेस कनेक्शन बन चुका है, और बिजनेस कनेक्शन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। तो जो बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन जो पहले था सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, बस एक पॉइंट ऐड कर दिया है, बस ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट समझे क्या है, कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, बस ये एक पॉइंट ऐड कर दिया है जो कि हमको समझना है। इज इट क्लियर? यस सर। तो समझते हैं। तो आ जाते हैं बिजनेस कनेक्शन के ऊपर। बिजनेस कनेक्शन का मतलब बड़ा ही सिंपल होता है। देखो, आप क्या कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो बाय मतलब बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे आप क्या कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो इंडिया में, बेसिकली आप एजेंट हो। और भी बिजनेस कनेक्शन में पॉइंट्स होते हैं, पर यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपके मॉड्यूल में भी सिर्फ इतना ही दिया है, सीए फाइनल लेवल पे भी, इंटर लेवल पे भी। ठीक है, बिजनेस कनेक्शन बनने के लिए आप क्या करते हो, या तो आप हैबिचुअली इंडिया में उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करते हो, मतलब उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो, या कॉन्ट्रैक्ट करने की आपके पास अथॉरिटी नहीं है पर आप उसके लिए स्टॉक को क्या करते हो, मेंटेन करते हो और उसके साथ साथ उसका डिलीवरी करते हो, या फिर आप उसके लिए ऑर्डर्स को क्या करते हो, सिक्योर करते हो। तो बेसिकली आप क्या, आपका और उसका बिजनेस कनेक्शन बन जाता है और उसके हाथ में इंडिया में इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाता है। एक और पॉइंट था पर अभी उसमें नहीं जाते हैं, अभी हम अमेंडमेंट के ऊपर आते हैं। अभी देखो, बिजनेस कनेक्शन होगा तो क्या होगा, उसका इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो बिजनेस कनेक्शन में एक और पॉइंट जोड़ा था, ये बहुत सालों से, जब मैं भी सीए फाइनल में था तभी भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का पॉइंट था, पर अभी उसमें क्या किया है, मॉनेटरी लिमिट डाल दिया है, बस इतना सा बात है। पॉइंट पहले से था, अभी उसमें पहले ऐसा लिखा था कि हम मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाई करेंगे, कब करेंगे नहीं पता था, अभी उन्होंने क्या कर दिया है, कर दिया है। तो समझो पॉइंट क्या है। पहले पॉइंट पे आते हैं, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर हो जाएगा तो आपका बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा, और अगर आपका बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा तो आपका इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। करेक्ट? हाँ जी। तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का पहला पॉइंट एग्जाम्पल से समझो। आप अपने ऑफिस वगैरह में पीडीएफ के जो टूल्स होते हैं ना, जो मर्ज करते हैं, एडिट करते हैं, स्प्लिट करते हैं, वाटरमार्क डालते हैं, हेडर फुटर यूज करते हो, उसके लिए अलग अलग से क्या है, वेबसाइट है। तो वो वेबसाइट जो अच्छी वाली वेबसाइट है वो क्या करती है, फर्स्ट आपको 1 घंटे के लिए या 5 फाइल के लिए क्या करती है, फ्री ट्रायल देती है। जब आप वो ट्रायल पूरा यूज कर लेते हो उसके बाद वो बोलती है कि भाई अभी कुछ चार्ज पे करो, और ये चार्ज पे करके आप हमारी सर्विसेज क्या करो, यूज करो। तो समझो यहाँ पे कोई SEJDA करके एक साइट है, करेक्ट है, पीडीएफ की अच्छी साइट है, ये 1 घंटे के लिए पहले या 5 टूल के लिए फ्री देती है, फिर क्या बोलती है, अगर अभी आपको और करना है तो आप पैसे निकालो। करेक्ट है। समझो इससे मैंने क्या किया, सर्विस लिया, कुछ भी पीडीएफ के रिलेटेड मुझे कुछ चेंज करना था अपनी बुक में, मैं वापस वो फाइल में एडिट नहीं करना चाहता था, मैं सीधा पीडीएफ में ही चेंज करना चाहता था। समझो मैंने इसके लिए कुछ सर्विस लिया और इसको कुछ पैसा दिया। अभी ये जो कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल, ये हो सकता है इंडिया की ही हो, पर मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, इसका कोई इंडिया में ऑफिस नहीं है, इसका इंडिया में कोई प्रेजेंस नहीं है, ना इसका इंडिया में कोई फैक्ट्री, कोई सर्वर, कुछ नहीं डाला है। तो यहां पे इंडिया वाले इससे कैसे टैक्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट ने उसी के लिए ये कंसेप्ट डाला है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। तो पढ़ो, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स या सर्विस या प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेजिडेंट। सर्विस किसने दिया है, अपने एग्जांपल ने, ये समझो फॉर एग्जांपल नॉन रेजिडेंट साइट है तो इसने क्या दिया है, सर्विस दिया है। किसको दिया है, पर्सन इन इंडिया, मुझे सर्विस दिया है ये इसने। करेक्ट है। तो इंक्लूडिंग
ये तो सर्विस दिया ही है, साथ में ये सर्विसेज भी चलेगा कि आप डेटा डाउनलोड करने का सर्विस दे रहे हो या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का सर्विस दे रहे हो, तो अगर ये कंपनी को अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रीवियस ईयर में क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा, ट्रांजैक्शन से रिसिप्ट होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा और इसका ये इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इंडिया में मान लिया जाएगा। बट ये कोई इजी बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रैक करना आसान नहीं है, तो अभी तक तो नहीं हो पाएगा। बट ठीक है, गवर्नमेंट ने डाला है मॉनेटरी लिमिट पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में आपको पता है बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, आपको अपना बिजनेस सॉलिसिट वगैरह करते हैं, करेक्ट है, जिससे आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर ही उनकी पूरी दुनिया होती है। तो अगर कोई बिजनेस सिस्टमेटिक तरीके से या कंटिन्यूअस तरीके से सॉलिसिट कर रहा है अपनी बिजनेस एक्टिविटी या एंगेज कर रहा है इंडियन यूजर के साथ डायरेक्टली, ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं। अभी एग्जांपल के लिए बात करते हैं, WWE वगैरह के बहुत सारे ऐप हैं, और बात करें तो आजकल ये फॉरेन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिससे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उसके साथ एंगेज कर सकते हो। तो वो अगर उनके सब्सक्राइबर बेस, उनका अगर सब्सक्राइबर बेस 3 लाख रुपए से 3 लाख लोगों से ज्यादा हो जाता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इंडिया में सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिक प्रेजेंस में आ जाएंगे और उनके ऊपर भी क्या हो जाएगा, ये लग जाएगा और कंसेप्ट ये लग जाएगा, बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा और उनका इनकम क्या हो जाएगा, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस, बस इतना सा है। नीचे लिखा है कि ये सब पहले सब कुछ था, बस ये 2 करोड़ और 3 लाख नया लेके आए हैं, बाकी सब कुछ पहले से था। फर्दर द अबव ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा, ये फर्क नहीं पड़ता वेदर और नॉट, जो एग्रीमेंट हुआ है वो इंडिया में हुआ है या नहीं, वो नॉन रेजिडेंट इंडिया का रेजिडेंस है या नहीं, वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में सर्विस देता है कि नहीं, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या माना जाएगा, यही माना जाएगा कि उसका इंडिया में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। तो 2 मिनट का पॉज लेके क्या कर लो, रीड कर लो। 2 मिनट नहीं, 2 सेकेंड पॉज करके रीड कर लो बेसिकली। डन। नेक्स्ट आते हैं, देखो चैप्टर 1 का एक अमेंडमेंट था, चैप्टर 2 में भी ये बस एक अमेंडमेंट है। चैप्टर 3 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, चूंकि एग्जेम्प्ट इनकम वाला चैप्टर होता है ना।